बच्चों कैसे हो? बढ़िया। होप यू ऑल आर फाइन। हम बिजनेस स्टडी के बारे में बिजनेस सर्विसेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम बैंकिंग बिजनेस सर्विसेज में डिस्कस किया था हमने। बैंकिंग सर्विसेज हम पूरी डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हमने पिछली वीडियोस में भी इंश्योरेंस के बारे में डिस्कस किया था। इंश्योरेंस भी लगभग हमारा खत्म है। आज हम इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और बच्चों के इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स जो हैं ये हम इसमें से भी दो प्रिंसिपल्स डिस्कस कर चुके हैं। वो दो प्रिंसिपल्स कौन से थे? एटमोस्ट गुड फेथ और इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इन दोनों प्रिंसिपल्स के बारे में हम जो है लास्ट वीडियो में जो है डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम आगे जो बाकी के प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने एटमोस्ट गुड फेथ में हमने डिस्कस किया करते भाई हमें जब हम इंश्योरेंस करते हैं या करवाते हैं तो एक दूसरे पे फेथ होना बहुत जरूरी है। एटमोस्ट गुड फेथ यानी इंश्योरर और इंश्योर्ड में दोनों में जो है आपस में विश्वास होना चाहिए। दोनों एक दूसरे को राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अगर किसी भी केस में वो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते तो उस केस में जो है वो केस प्रॉपर सही होगा। दूसरे में हमने डिस्कस किया था इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बारे में। इंश्योरेबल इंटरेस्ट में हमने डिस्कस किया था भाई हम किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाते हैं वो उस इंश्योरेंस का तब फायदा है जब वो प्रॉपर्टी हमारी हो या हमारा उसके अंदर इंटरेस्ट हो। अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो हम उस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं करवा सकते। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में भी हमने डिस्कस किया था कि हस्बैंड अपनी वाइफ का करवा सकता है इंश्योरेंस और उसकी सिचुएशन के बारे में भी हमने जो उसमें डिस्कस किया था। अब उसके बाद हम इंश्योरेंस के जो कुछ और जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो और प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट प्रिंसिपल्स आपका जो है वो इंडेमनिटी का प्रिंसिपल्स आता है। यहाँ पे इंडेमनिटी को क्या कहता है? देखिए, एक्सेप्ट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस एस्टिमेशन रिगार्डिंग लॉस कैन बी मेड ऑन ऑल अदर कॉन्ट्रैक्ट्स हेंस द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी applies to all the contracts except the contract of life insurance। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए हमने बाइक का इंश्योरेंस करवाया था। बाइक के इंश्योरेंस में उसकी कुछ डैमेज हो गई, उसके बम्पर वगैरह जो है उसके डंपर वगैरह उनमें जो है वो डैमेज आ गया, वो टूट गई तो वो जो है रिप्लेस हो जाएगी। पर लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा नहीं होता। मेरी एक टांग में कोई फ्रैक्चर है, इसमें कोई बाजू में कोई प्रॉब्लम है तो उसका मेरे को वो मिल जाएगा, ऐसा लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता। यानी जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी वहीं पे होता है जहां पे जनरल इंश्योरेंस किया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस में ये इंप्लीमेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बेटे लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जब उसकी डेथ होगी यानी इंश्योरर की जब डेथ होगी उस सिचुएशन में उसके रिप्रेजेंटेटिव को उसके नॉमिनी को वो सारा अमाउंट मिल जाएगा। अगर उसको कोई डैमेज आता है, उसकी कोई चोट फिट लगती है या उसको तो उसमें उसको जो है कोई भी क्लेम नहीं मिलता। क्या कहता है इसमें? ये कहता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज टू compensate the insured for the actual loss he has suffered. These contracts provide security against loss and no own profit can be made out of these। मतलब इसमें क्या कहता है? एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपने किसी प्रॉपर्टी का 50,000 का इंश्योरेंस करवाया। आपने प्रॉपर्टी जो है 50,000 में इंश्योर की और आप उस पर क्या करना चाहते हो? आप उस पर आपका जो एक्चुअल लॉस है ना वो 30,000 हो एक्चुअल लॉस। आपका जो एक्चुअल लॉस है वो 30,000 का लॉस हुआ। उस 30,000 के लॉस में अब यहां पे देखिए जो एक्चुअल लॉस 30,000 हुआ। अब क्लेम तो आप 50 सम एश्योर्ड तो आपकी 50,000 की है, क्लेम तो आप 50,000 में ले सकते हो पर आप ऐसा नहीं कर सकते। कहता जितना एक्चुअल में लॉस हुआ है ना उससे ज्यादा आप क्लेम नहीं ले सकते। और दूसरी सिचुएशन क्या है? मान लीजिए आपने आपकी सम एश्योर्ड 50,000 की और आपका लॉस जो है 70,000 को हुआ तो भी आप 50,000 से ज्यादा क्लेम नहीं ले सकते। यहाँ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में वो यही कहना चाह रहा है कि जितना आपका एक्चुअल लॉस है ना आप उस लॉस वो लॉस कवर करा सकते हैं और वो लॉस भी तब कवर
जब आपकी सम एश्योर्ड जो है उससे ज़्यादा या उतनी हो। अगर उससे कम है सम एश्योर्ड तो जितनी सम एश्योर्ड होगी उससे ज़्यादा आप बेनिफिट नहीं ले सकते। वो आपका जो है प्रिंसिपल ऑफ इनकैपेबिलिटी है, जबकि लाइफ इंश्योरेंस में ये जो है इम्प्लीमेंट की नहीं है। अब आगे क्या कहता है, इसका एग्जाम्पल देखिए, वो क्या कहता है, फॉर इंस्टेंस ए पर्सन गेट हिज स्टॉक इंश्योर्ड फॉर ₹50,000, 50,000 का स्टॉक था, उसने 70,000 रुपये में वो करा दिया, इंश्योर्ड करा दिया। ए फायर अकर एंड होल स्टॉक इज डैमेज, स्टॉक तो उसका 70,000 का वो हुआ, पर इंश्योरेंस ने 50,000 का कराया, तो वो 70,000 का क्लेम 70,000 का क्लेम नहीं ले सकता, उसको जो है 50,000 का ही क्लेम जो है वो लेना पड़ेगा, उससे ज़्यादा क्लेम नहीं देते। ऑन द अदर हैंड, इफ एनी पर्सन गेट हिज स्टॉक इंश्योर्ड वर्थ ₹50,000 फॉर ₹30,000 एंड द होल स्टॉक गेट डैमेज, अब उसने क्या किया, 30,000 का जो है 50,000 का इंश्योरेंस करवाया था और उसका 30,000 का स्टॉक जो है वो डैमेज हुआ, उस सिचुएशन के अंदर वो 30,000 रुपये से ज़्यादा क्लेम नहीं ले पाएगा। तो ये इंडेमनिटी में आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड आता है प्रिंसिपल ऑफ वारंटी। अब प्रिंसिपल ऑफ वारंटी क्या होता है, देखिए वारंटी में मतलब क्या है, जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन है। अब सपोज मैं आपको एक ग्लास के आइटम है और वो ग्लास के आइटम उसके ऊपर लिखा हुआ हैंडल विद केयर, उसके ऊपर हैंडल विद केयर लिखा हुआ, और आप उसको जो है उछालते हुए लेके जाते हो या जमीन पे मारते हो वो टूट जाते हैं, आप कहते हो जी मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़ी नहीं और ये मेरा रिप्लेस कर दो, तो ऐसी सिचुएशन में वो रिप्लेस नहीं हो सकती। उसको जो है ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर उसकी आपको कुछ वारंटी, कुछ उसकी कंडीशन है उनको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे ये दो टाइप की कंडीशन है, एक तो एक्सप्रेस्ड जो उसके अंदर मेंशन है, एक होती है इम्प्लाइड। अब बेटे मान लीजिए आपने अपनी कार का इंश्योरेंस करवाया और कार का इंश्योरेंस आपने उसको समुद्र में उतार दिया कार को, और नेचुरल है समुद्र में तो डूबेगी, वो डैमेज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और आप कहते हैं जी क्लेम दो, ये समुद्र में चला रहा था मैं और ये चलेगी, तो ऐसे में उसका क्लेम ये इम्प्लाइड है कि आप अपने जो व्हीकल है, अब शिप है, शिप को आप सड़क पर थोड़ा चला सकते हो, वो तो समुद्र उसमें सी में चलेगा ना, और कार जो है वो पानी में नहीं चलेगी, वो सड़क पे चलेगी। तो अगर आप उसको पहाड़ों के ऊपर या उसको गलत उस पर चलाने की कोशिश करते हो, यानी इम्प्लाइड कुछ अंडरस्टूड भी होता है, आपको खुद भी समझना पड़ेगा, और कुछ उसके ऊपर लिखा हुआ हैंडल भी किया है और आप उसको केयरफुली हैंडल नहीं कर रहे हो और डैमेज हो जाता है, तो उस केस में भी आपको क्लेम नहीं भी होगा। यानी वारंटी में वो क्या कहता है, द टर्म वारंटी हियर स्टैंड्स फॉर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन व्हिच आर टू बी फुलफिल्ड बाय द इंश्योर्ड, मतलब ये कुछ कंडीशंस हैं जिसको उसे जो है फुलफिल करना पड़ता है। इफ द इंश्योर्ड डज नॉट फॉलो दिस, और अगर वो उसको फॉलो नहीं करता तो उसको क्लेम नहीं मिलता। इसमें ये कहता है एक्सप्रेस वारंटी, रिटन जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं उन टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, अगर नहीं करता तो उसको क्लेम नहीं मिलेगा। जैसे मैं अभी गाड़ी का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इम्प्लाइड वारंटी कुछ अंडरस्टूड होता है और वो चीज़ हमें जो है उसमें ध्यान रखनी होगी, तो इस पर जो है वारंटी में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद होता है कॉन्ट्रीब्यूशन। देखिए बेटे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखिए बेटे आपको पता है दो ही वो है हमारे पास, एक लाइफ इंश्योरेंस है, एक जनरल इंश्योरेंस है। लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, आप चाहे 50 कंपनी से इंश्योरेंस कराओ, नो प्रॉब्लम, सारी कंपनी से आपको जो है क्लेम मिल जाएगा जब वो हैपनिंग होगी, जब उसकी डेथ है। पर मान लीजिए आपने अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया, 1 लाख रुपए का प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराया आपने, और 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपने क्या किया, 3 कंपनी से उसको 1-1 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवा दिया, अलग अलग कंपनी से, और आपका डैमेज हो जाता है, प्रॉपर्टी जो है डैमेज हो जाती है, तो इस केस में बेटे ऐसा नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस की तरह सारी इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा मिल जाएगा। नो, ठीक है सारी कंपनी से पैसा मिलेगा, पर वो सारी कंपनी से 1 लाख ईच नहीं मिलेगा। मैक्सिमम जितना लॉस हुआ है, मान लीजिए आपने एक कंपनी से मान लीजिए 60,000 रुपये का लॉस हुआ, और एक कंपनी से आपने 80,000 रुपये का इंश्योरेंस करवा रखा था, एक कंपनी से आपने 1 लाख रुपए का करवा रखा था, एक कंपनी से आपने 60,000 रुपये करवा रखा था। ये ऐसे कर दो 60,000, 80,000 और आपने 1 लाख ऐसे इंश्योरेंस करवा रखा था।
जब आपको क्लेम लेना होगा तो ये प्रोपोर्शनेट उसमें क्लेम मिलेगा, यानी 6, 8 और 10, 3:4:5 इस रेशो में जो ये 60,000 में बटेगा और तीनों कंपनी इस रेशो में आपके क्लेम को कवर करेगी। ये ऐसा नहीं है 4 कंपनी से आप जो है 60,000, तीनों कंपनी से आप 60,000 कर लेंगे, उसको हम जो है इसके अंदर इंक्लूड करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। यानी अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस अलग अलग कंपनी से करवा रखा हो तो सारी कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी, उसके लिए आपको जो है वो क्लेम जो है प्रोपोर्शनेट वे में पे किया जाएगा। उसके बाद आता है बात, नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा आता है सबरोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन में हमारा क्या आता है, इसमें वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन अप्लाइज टू ऑल द compensatory insurance contract as per the principle when any insurance company compensates the insured for the loss of any of his properties, then all the rights related to that property automatically get transferred। इसका मतलब समझिए वो क्या कहता है कि सपोज, पहले इसके एग्जांपल से समझिए। सपोज आपने कार इंश्योरेंस करवाई थी और उसके आगे एक्सीडेंट के कारण उसमें काफ़ी डैमेज हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने वो सारा डैमेज, उसके जितने भी स्पेयर पार्ट्स आपके ब्रेक हुए थे वो सारे स्पेयर पार्ट आपको नहीं डलवा। अब जब कंपनी ने वो सारा क्लेम आपका पूरा कर दिया, उसके बाद जो वो डैमेज आइटम्स, जो डैमेज पार्ट्स, उस गाड़ी के जो डैमेज पार्ट्स है उन गाड़ी पे आपका कोई राइट नहीं, वो राइट्स ऑटोमेटिकली कंपनी के उसमें चले जाएंगे। वो इंश्योरेंस कंपनी जो है उन डैमेज, उन पार्ट्स का जो है हकदार होगा और उसको जो है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन के अंदर इंक्लूड किया। यहाँ पे वो यही कहना चाह रहे थे, देन ऑल द राइट्स रिलेटेड टू दैट प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली गेट ट्रांसफर्ड, और उसको ऑटोमेटिकली जो है ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद कहता है नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब क्या होता है, इंश्योर्ड। अब इसमें देखिए, सपोज आपने अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा दिया, सपोज आपने गोडाउन का इंश्योरेंस करवाया और वो उस गोडाउन के उसमें जो है आग लग गई, उसमें फायर लग गई, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपको उसकी जो प्राइमरी वो है फॉर्मेलिटीज है वो करनी पड़ेगी। क्या प्राइमरी फॉर्मेलिटीज क्या है, उस आग को बुझाने के लिए जितने भी वो है सारे आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। ये इसमें इस प्रिंसिपल में मिटिगेशन ऑफ लॉस में वो यही कहता है कि आपको उसको, उस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए जितने भी जो भी एक्सरसाइज करने पड़े, जो भी एफर्ट्स करने पड़े वो करने चाहिए। अगर आप वो एफर्ट्स नहीं करते हो तो उस सिचुएशन में आपको कोई लॉस, कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी। ये मतलब है मिटिगेशन ऑफ लॉस। उसके बाद आता है बेटे प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉस्ट। प्रॉक्सिमेट कॉस्ट का मतलब क्या होता है बेटे, नॉर्मली क्या होता है जब जनरल इंश्योरेंस होता है बेटे उसमें एक पर्टिकुलर कॉज होता है, एक्सीडेंट हो गया या अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गया जिसके कारण से हमारा जो है प्रॉपर्टी लॉस हो गया। पर अगर मान लो कई बार क्या होता है कि हमारी प्रॉपर्टी में लॉस होता है पर हमें उसका रीजन नहीं पता चलता, उसका कारण नहीं पता चलता भी वो कारण किस कारण से हुआ, या उसके कारण कई हो सकते हैं, मतलब 3-4 कारणों से लगता है कि 3-4 कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये जो है लॉस हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में कॉज ऑफ प्रॉक्सिमेट, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज के बेस पे आपका एस्टिमेट, लॉस का एस्टिमेट किया जाएगा और उसके बेस पे आपके लॉस को जो है वो पेमेंट की जाएगी। ये चीज आपको जो है ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको ध्यान रखना है बेटे, इन प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली जो है आपने कंप्लीट करना है और इन पे जो है प्रॉपरली ध्यान देना है। थैंक यू सो मच।